फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है इसमें हम आरओ सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने का एक सरल तरीका आपको बताएंगे। क्या हुआ है आरओ के अंदर, क्या मिस हैपनिंग हो रही है, उसको कैसे पता करें। तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि आरओ के अंदर अगर स्केलिंग है तो उसको आप कैसे रेक्टिफाई करेंगे, कितने तरह की स्केलिंग होती है, कौन से केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज आप उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, तो आपको स्केलिंग की प्रॉब्लम है आपके आरओ में तो समझ में आ जाएगी। आज हम बात करेंगे अगर आपके सिस्टम में यानी कि आरओ की मेम्ब्रेन जो है उसमें अगर फॉलिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आप कैसे रेक्टिफाई करेंगे, कौन से केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, कितने परसेंटेज के बनेंगे। यानी कि हम लोग आज जानेंगे अगर आपके आरओ में फॉलिंग है तो उसके काज क्या हो सकते हैं, उसके सिम्टम क्या है, कौन से केमिकल का इस्तेमाल करके हम लोग आरओ के जो मेम्ब्रेन है उसमें से फॉलिंग को रिमूव कर सकते हैं। पहले अगर आप नहीं जानते हैं कि स्केलिंग क्या होती है, फॉलिंग क्या होती है, इसके पीछे रीजंस क्या होता है, तो मैं एक छोटा सा बता देता हूँ डिफरेंस। आपका जो फीड वाटर है जो आप आरओ में फीड कर रहे हैं, अगर उसके अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो 0.01 माइक्रोन से ज्यादा साइज के हैं तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आरओ सिस्टम में फॉलिंग करने के लिए। दूसरी बात, अगर आपके फीड वाटर में सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आरओ सिस्टम में स्केलिंग के लिए। तो स्केलिंग के ऊपर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे फॉलिंग के ऊपर। तो फॉलिंग देखा जाए तो आरओ के अंदर तो मुख्यतः 4 तरह के होते हैं। पहला होता है बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक फॉलिंग, दूसरी होती है आयरन फॉलिंग, तीसरी होती है सिल्ट फॉलिंग और चौथी होती है कार्बन फॉलिंग। तो इस सेशन में हम लोग जानेंगे पूरे डिटेल से अगर आपके सिस्टम में बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक फॉलिंग है, आयरन फॉलिंग है, सिल्ट फॉलिंग है या कार्बन फॉलिंग है, इसके काज क्या होते हैं, सिम्टम क्या होते हैं और कौन सा केमिकल इस्तेमाल करके इसको रिमूव किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक फॉलिंग है आपके सिस्टम में, तो इसके काज क्या हो सकते हैं, सिम्टम क्या है और इसके केमिकल कौन सा इस्तेमाल करते हैं इसको रिमूव करने के लिए। तो इसके काज क्या हो सकते हैं। अगर जो आपके सिस्टम में ऑर्गेनिक फॉलिंग है तो इसके जो काज होते हैं वो होता है इम्प्रॉपर मेम्ब्रेन प्रिजर्वेशन, यानी कि आपका सिस्टम है वो बंद हो रहा है तो आपने अगर उसका जो प्रिजर्वेशन है उसको आपने जो बंद करके रखा तो उसको बराबर प्रिजर्वेट करके नहीं रखा, तो एक काज होता है बायोलॉजिकल फॉलिंग होने का या ऑर्गेनिक फॉलिंग होने का। दूसरा होता है बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक फॉलिंग, जो मटेरियल जो आप जो फीड कर रहे हैं इसके अंदर आरओ के अंदर, उसके अंदर हो सकता है इसका जो कंसंट्रेशन है ज्यादा हो। तीसरा है जो आपका जो कार्बन बेड है, जिससे जो रॉ वाटर है जो आरओ के अंदर फीड हो रहा है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, उसको मेंटेनेंस की जरूरत हो। ये तो हो गए काज जो बायोलॉजिकल फॉलिंग के अंदर आते हैं। सिम्टम की बात किया जाए तो ऑर्डर, मोलेडी यानी कि फफूंदी का लगना। अगर जब मेम्ब्रेन में देखेंगे तो उसके इंड साइड में या मेम्ब्रेन के ऊपर भी हो सकती है, उसमें फफूंदी लग सकती है। जो आपका जो परमिट फ्लो है वो कम हो सकता है, जो सॉल्ट रिजेक्शन है वो हाई हो सकता है और जो हाई प्रेशर ड्रॉप होने की संभावना है अगर आपके सिस्टम में बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक फॉलिंग है। तो इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे। इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग जो क्लीनिंग जो केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिस केमिकल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको सीआईपी करने के लिए, वो केमिकल है और बेस्ट सोल्यूशन देखा जाए तो है 0.5% से लेके 1% बाय वेट सोडियम EDTA और इसी में ऐड करते हैं 0.1% सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस सोल्यूशन का पीएच देखा जाए तो आपको नियरली 12 मिलेगा और इसका जो सोल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो लेस देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगर आपके पास ये सोल्यूशन नहीं है, केमिकल अवेलेबल नहीं है, तो आप जो केमिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं वो है 0.1% सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक और 0.05% सोडियम DSS। और इस सोल्यूशन का जो पीएच होगा वो 12 पीएच होगा और जो टेम्परेचर है इसका भी लेस देन 30 होना चाहिए। ये भी अगर जो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इसमें हम लोग दूसरे केमिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं 1% बाय वेट STP यानी कि सोडियम सल्फेट और 1% इस्तेमाल करते हैं हम लोग सोडियम EDTA, या ये भी नहीं अवेलेबल है तो हम लोग 1% बाय वेट TSP यूज कर सकते हैं यानी कि ट्राई सोडियम फॉस्फेट और 1% बाय वेट इसमें यूज कर सकते हैं सोडियम EDTA।
ये है केमिकल। लेकिन जो सबसे जो बेस्ट केमिकल या सोल्यूशन हो सकता है जिससे हम लोग बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक फॉलिंग को रिमूव करते हैं, वो होता है 0.5 से 1% अगर आप सोडियम एडीटीए इस्तेमाल करते हैं, और 0.1% जो बाई वेट है आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक का इस्तेमाल करते हैं इसके सॉल्यूशंस को। से अगर आप सिस्टम की CIP करते हैं तो आपकी जो बायोलॉजिकल फॉलिंग है ये प्रॉब्लम जो होती है वो रेक्टिफाई हो जाती है। CIP कैसे करते हैं अगर आपको नहीं पता होगा तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो पोस्ट कर, वीडियो को आप जाके देख लीजिएगा हमारे चैनल में। अगर आप वीडियो की लिस्ट में देखेंगे तो CIP के प्रोसीजर का पूरा डिटेल से उसमें बताया गया। अब हम बात करते हैं आयरन फॉलिंग का। तो सिस्टम में अगर आयरन फॉलिंग है तो उसके काज क्या होते हैं? उसके काज होते हैं कि आपका जो वाटर जो सिस्टम के अंदर आ रहा है वो जिस लाइन से आ रहा है या जिस पंप के थ्रू आ रहा है, अगर जो उसमें रस्ट होगी तो उससे हो सकता है कि आपके सिस्टम में आयरन की फॉलिंग हो सकती है, पहली संभावना। दूसरी संभावना है अगर आपका जो फीड वाटर है उसमें 0.1 ppm से ज्यादा अगर आयरन है तो उससे भी मेम्ब्रेन के अंदर आयरन फॉलिंग होने के चांस हैं। ये तो हो गए काज। तो सिम्टम है कि आपका जो ATD है यानी कि मेम्ब्रेन का जो इंड पॉइंट होता है उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा वो डिस्कलर यानी कि कलर ऐसा कुछ ब्राउनिश जैसा दिखेगा, ठीक है, अगर आयरन फॉलिंग है तो। इसमें भी ये प्रॉब्लम होती है कि जो आपका जो परमिट फ्लो है वो कम हो जाता है और जो सॉल्ट रिजेक्शन रेट है वो बहुत ही पुअर हो जाता है। आयरन फॉलिंग को रेक्टिफाई करने के लिए जिस केमिकलों का इस्तेमाल किया जाता है वो केमिकल है 1% बाई वेट सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है जो आयरन फॉलिंग को रिमूव करने के लिए। 2% का साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 0.5% बाई वेट फास्फोरिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 0.2% हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि ये Cl का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गए इन केमिकलों का, यानी कि जितने भी मैंने केमिकल बताए ये अल्टरनेट है, मतलब एक नहीं आपके पास अवेलेबल है तो दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा नहीं तो तीसरा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इतने % का ही बाई वेट आप सोल्यूशन बनाएंगे और इसी से आप सिस्टम की क्या करेंगे, CIP करेंगे। अब हम लोग तीसरे फॉलिंग के बारे में बात करते हैं यानी कि सिल्ट फॉलिंग के बारे में। सिल्ट फॉलिंग अगर आपके सिस्टम के अंदर हो रही है तो इसका जो काज होता है, कारण होता है वो है टर्बाइड वाटर, जो यानी कि जो आपको वाटर आ रहा है उसके अंदर टर्बिडिटी होने की संभावना है कि वो टर्बाइड हो सकता है। हाई सस्पेंडेड सॉलिड्स होंगे उसके अंदर। और ये भी हो सकता है कि आपका जो वाटर सिस्टम के अंदर आ रहा है यानी कि RO के अंदर जिस वाटर को आप फीड कर रहे हो वो प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, उसको प्री ट्रीटमेंट की जरूरत है। इसके सिम्टम क्या होंगे? सिम्टम होते हैं डर्टी फीड स्कॉलिन। जो स्कॉलिन होता है वो क्या होती है, गंदी हो जाती है। दूसरा इसके सिम्टम हो सकता है कि लो परमिट फ्लो। लो परमिट फ्लो इट मींस जो आपका जो सॉल्ट रिजेक्शन है वो पुअर हो जाएगा। अगर इस केस में हाई परमिट फ्लो मिल रहा है तो आपका जो सॉल्ट रिजेक्शन है वो वेरी पुअर हो जाएगा। चौथा सिम्टम है कि इसके अंदर जो है हैवी एलिमेंट्स आने के चांस है। अगर आपके सिस्टम में सिल्ट की फॉलिंग है तो इसको क्लीन करने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं वो केमिकल है सोडियम ADTA एंड कास्टिक। और जरूरत पड़े तो इसमें डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो सिल्ट की फॉलिंग होती है इसको क्लीन करना, इसको रिमूव करना बहुत ही डिफिकल्ट वर्क होता है। ये इतनी आसानी से अगर मेम्ब्रेन के अंदर चली गई है इतनी आसानी से निकलने वाली नहीं होती है। चौथा, हम लोग अब कार्बन फॉलिंग की बात करते हैं। कार्बन फॉलिंग और आपके सिस्टम के अंदर हो रही, मेम्ब्रेन में हो रही है तो उसका जो काज होता है, जो आपका जो कार्बन बेड है जिससे वाटर आ रहा है और आपके RO के अंदर फीड होने वाला है, उसका जो प्रॉपर तरीके से उसका बैकवाश नहीं हो रहा है, रिंस नहीं किया गया है, ठीक है। उसका जो रिजल्टेंट रहेगा कि आपके जो RO के अंदर जो वाटर आ रहा है उसमें कार्बन जो है वो आने के चांस रहते हैं। या तो ये भी हो सकता है कि आपका जो कार्बन बेड है उसमें जो सॉफ्ट कार्बन होते हैं वो पास होके इधर आ रहे हो RO के अंदर, तो आपके RO के अंदर जो कार्बन फॉलिंग होने का चांस हो सकता है। ये इसके काज होते हैं। सिम्टम की बात किया जाए तो जो स्कॉलिन होता है इसके आप आउटर पे देखोगे तो इसमें काले काले क्या होते हैं, डिपोजिशन आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो कार्बन फॉलिंग आपके सिस्टम के अंदर है इसमें भी लो परमिट फ्लो आपको मिलेगा, पुअर सॉल्ट रिजेक्शन मिलेगा।
इसको क्लीन कैसे किया जा सकता है। जैसा कि सिल्ट फॉलिंग में हमने बताया कि उसको क्लीन करना बहुत ही डिफिकल्ट है, इसको रिमूव करना बहुत ही डिफिकल्ट है अगर मेम्ब्रेन में डिपॉजिट हो गई तो। ऐसे ही ये जो कार्बन फॉलिंग होती है ये भी बहुत ही खतरनाक होती है। अगर मेम्ब्रेन में एक बार अगर ये डिपॉजिट हो गई इसको भी निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसको निकालने के लिए हम लोग देखा जाए तो कुछ डिटर्जेंट की सहायता से इसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन 100% कोई श्योरिटी नहीं है कि ये निकल ही जाए। तो हम लोगों ने देखा अगर कुछ ऐसे जो सिम्टम है जो कॉमन होती हैं, जो सभी में आती है, हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में जो स्केलिंग है उसमें भी कुछ जो सिम्टम है कॉमन होती थी और फॉलिंग में भी कुछ सिम्टम कॉमन होती थी। लेकिन अगर आप पूरे सेशन को देखेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ कॉमन चीजें ऐसी मिलती है जो सबके लिए अलग होती है। जैसा कि हम बताएं जो कॉमन चीजें हैं कि सभी जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं आरओ के अंदर, जैसे कि फॉलिंग है, स्केलिंग है, इसमें आपका जो परमिट फ्लो है वो कम हो जाता है, जो सॉल्ट रिएक्शन रेट है वो पुअर हो जाता है। ये तो कॉमन हो गए। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो माइनर डिफरेंस है सब में, यानी कि जो ऑर्गेनिक या बायोलॉजिकल फॉलिंग है तो उसमें माइनर डिफरेंस क्या होता है, जो आपकी आयरन फॉलिंग है तो उसमें क्या डिफरेंस होता है, सिल्ट फॉलिंग में क्या डिफरेंस होता है और कार्बन फॉलिंग में डिफरेंस क्या होता है। और जो आपके सिस्टम में स्केलिंग हो रही है, जैसे कि हमने उसमें बताया था कि कार्बोनेट स्केलिंग है और सल्फेट स्केलिंग है, तो उनमें भी आपको जो सिम्टम दिखेंगे थोड़ा थोड़ा अलग होते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज के सेशन में आपको समझ में आ गया होगा कि आरओ के अंदर अगर फॉलिंग है तो उसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं और मेम्ब्रेन को कैसे क्लीन करते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को एक्टिवेट करिए, ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।